आज हम अपने नए चैप्टर की ओर चलेंगे। इससे पहले हम बता दें आपको, हमने पहले चैप्टर में जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत हमने कोशिका के भाग, प्रकार व कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। अगला चैप्टर हमारा बताता है हमें जंतु व पादप जीवों के अंतर्गत जो कोशिका है, कोशिका के संगठन के दौरान एक अंग बनता है या उसे हम कह सकते हैं ऊतक। तो आज हम जानेंगे ऊतक क्या होता है, ऊतक के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक के बारे में। ऊतक किसे कहते हैं? इसे हम टिश्यू कहते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए बच्चों, तो ऊतक की परिभाषा हम समझने की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह जो है वह ऊतक कहलाता है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण परिभाषा है, साधारण परिभाषा, जिसमें हम एक शब्द में या एक वाक्य के रूप में हम कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह। ऊतक कहलाता है। लेकिन बच्चों, मैं यह बताना चाहूँगा कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, यह अधूरा सत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें यह प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि किस प्रकार के कोशिकाओं का समूह। कोशिका कुछ भी हो सकती है। अगर एक सीधी लाइन में भी अगर हम कोशिका को लगा देते हैं तो यह भी एक प्रकार से कोशिकाओं का समूह है। इसको हम रेक्टेंगल शेप में भी लगा सकते हैं या किसी भी गुच्छे के रूप में है। तो क्या हम इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक की संज्ञा दे सकते हैं? नहीं। इसका अब जीव विज्ञान के रूप में अगर हम देखें तो एक वैज्ञानिक परिभाषा क्या है जो कि ऊतक को सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित करता है। उसकी परिभाषा को, वैज्ञानिक परिभाषा क्या कहती है, यह देखते हैं हम। इसी परिभाषा में हम थोड़े से दो नए शब्द लगाकर हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं आइडियल परिभाषा के रूप में। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन के रूप में। तो देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना व उत्पत्ति में समान हो तथा संगठित होकर किसी एक कार्य को संपन्न करते हों, उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ऊतक की जो है एक संपूर्ण परिभाषा या कह सकते हैं प्रमाणिक परिभाषा यह तैयार होता है, जिसमें कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना व उत्पत्ति में समान हो तथा संगठित होकर यानी मिलकर जो है किसी एक कार्य को संपन्न करता हो। इस प्रकार का अगर कोई मैकेनिज्म हो रहा है बच्चों, तो उस मैकेनिज्म को हम ऊतक की संज्ञा दे सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ऊतक के प्रकार का। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी पर दो तरह के, मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव होते हैं, जंतु और पादप की श्रेणियों में मुख्यतः बांटा गया है। तो आज हम पादप से शुरुआत करेंगे, यानी पादपों में ऊतक के प्रकार क्या होते हैं यह जानेंगे। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक मुख्य रूप से बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभज्योतिकी ऊतक।
जिसे अंग्रेजी में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों अस्थायी ऊतक। जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आगे हम बात करते हैं विभज्योतिकी ऊतक की। विभज्योतिकी ऊतक मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है एपिकल या शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक इसको कहते हैं। ऊतक, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक। और तीसरा बच्चों आता है पार्श्व ऊतक। पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से विभज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों के नाम हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक, पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। पहला शीर्षस्थ को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे वाले को हम कहते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरे वाले को बच्चों हम लोग कहते हैं लेटरल। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब इन 3 ऊतकों की स्थिति पौधे में क्या होती है यह मैं आपको बताना चाहूँगा और इसके साथ इनके कार्य के बारे में बताना चाहूँगा। स्थिति और कार्य के लिए हम देखते हैं। स्थिति क्या होगी, तो अगर हम यह एक पौधा ले लेते हैं, ठीक है, तो पौधे के इस शीर्ष भाग को हम यह कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। यहाँ नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद इन पौधे की शाखाओं से कलिकाएं भी निकली होती हैं, ठीक है। पार्श्व कलिकाएं जिसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा इस प्रकार से यह जो है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक कहलाता है, ठीक है। यहाँ से दूसरा टिश्यू आपका हो गया इंटरकैलरी टिश्यू जो पार्श्व में होता है, ठीक है। यह जो है पहला जो है हमारा मुख्य रूप से जैसा कि नाम से स्पष्ट है शीर्ष में व जड़ों में, ठीक है। यह पर्व संधियों पर, कलिकाओं पर व पर्व संधियों पर पाया जाता है। तीसरा वाला ये है आपका मोटाई के परितः जो है तीसरा, जिसको हम पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक भी कहते हैं। यह हमारा तीसरा वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यह हमारा परिधि, तने के परिधि भाग में
किनारों पर, ठीक है बच्चों। अब रही बात इनके कार्य की, स्थिति तो हमें पता चल गई कि स्थिति क्या है, ठीक है, यह स्थिति होगी। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। तो कार्य के लिए यहाँ हम देखते हैं, अब इनकी कार्य देखिए। कार्य क्या होगा, शीर्ष व जड़ों में है तो इनमें विभाजन लगातार होता रहता है। यह 9 द्रव्य कोशिकाएं होती हैं। पौधे के विकास में, पौधे की वृद्धि के लिए उनका कार्य है पौधे का निरंतर लंबाई में वृद्धि, ठीक है। नई, चूंकि इनमें नई कोशिका होती है, नई कोशिका लगातार विभाजन करती है। ठीक है, इसके अलावा शीर्ष और जड़ों में भोज्य संग्रह भी होता है, ठीक है। पर्वसंधियों पर कलिकाओं के विकास के लिए बच्चों, ठीक है, इनका कार्य है कलिकाओं का विकास करना, कलिकाओं का विकास, ठीक है। परिधि भाग में जो पाया जा रहा है पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, इस पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक का काम है तने के मोटाई में, यानी द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि बच्चों यहाँ था, जड़ व लंबाई में हमारा वृद्धि हो रहा था, प्राथमिक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि बच्चों तने की मोटाई में जो वृद्धि होती है वह द्वितीयक वृद्धि होती है। इसके साथ काष्ठीय, ठीक है, तो यहाँ द्वितीयक वृद्धि मोटाई के रूप में, ठीक है, और संवहन बंडल एधा के रूप में, संवहन बंडल एधा के रूप में, एधा संवहन बंडल को ही कहा जाता है बच्चों। एधा क्या होता है, लकड़ी, जो भी आप फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वह मृत कोशिकाओं का समूह होता है जो संवहन बंडल के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं। दरअसल वह एक संवहन बंडल ही होता है जिसे हम एधा कहते हैं, यानी काष्ठीय लकड़ी बनाने के लिए हमारा द्वितीयक वृद्धि होना जरूरी होता है, ठीक है। अब तो यह बात हो गई हमारे विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार की, कि विभज्योतिकी ऊतक पौधों में इस तरीके से पाया जाता है। अब बात करते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः अस्थायी ऊतक 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। पहला है साधारण ऊतक, दूसरा है आपका जटिल ऊतक, और तीसरा बच्चों आता है आपका विशिष्ट ऊतक। ठीक है, साधारण ऊतक को सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। इस प्रकार से ये इसके 3 नाम अंग्रेजी के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साधारण ऊतक की। तो साधारण ऊतक बच्चों 3 प्रकार का बांटा गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और तीसरा आता है बच्चों दृढ़ ऊतक।
ठीक है। जटिल ऊतक में बच्चों मुख्यतः दो प्रकार आते हैं, आप जानते ही होंगे, जाइलम और फ्लोएम। स्पेशल ऊतक में बच्चों कई किस्में आते हैं, जिसके अंतर्गत पौधे से स्रावित होने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे रेजिन हुआ, रबर चील हुआ। आप नीम के पौधों में या नीम के पेड़ में देखते हैं गोंद के जैसा लसलसा सा पदार्थ स्रावित होता है। दरअसल यह विशेष प्रकार के ऊतकों के माध्यम से रिसने वाला ऊतक द्रव्य होता है, तो वह विशिष्ट ऊतक की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं रबर छीड़ी ऊतक, जिससे हमें रबर प्राप्त होता है, रबर छीड़ ऊतक। ठीक है। विशिष्ट प्रकार के रेजिन जो प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के होते हैं पौधों में, विशिष्ट ऊतक उसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम साधारण ऊतक की। तो साधारण ऊतक में बच्चों तीन प्रकार होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को हम कहते हैं, मृदु ऊतक जो है बच्चों वह नवद्रव्यी कोशिका होती है, लगातार इसमें विभाजन होता है, क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, और यह जो है बहुत ज़्यादा इसमें विभाजन की क्षमता के साथ साथ यह नव कोशिका के रूप में होती है। इसके अंदर अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं। बात करते हैं हम इनके प्रकारों के ऊपर, तो हम एक एक प्रकार को समझेंगे। आप यह डायग्राम जो है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से बनाएंगे, बनाने के बाद इसे समझ लेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। मृदु ऊतक, बात करते हैं मृदु ऊतक की। मृदु ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है। संरचना की बात करते हैं तो मृदु ऊतक की संरचना बिल्कुल गोल अंडाकार, ठीक है, होती है। केंद्रक जीवद्रव्य, ये इसके जीवद्रव्य होंगे। ठीक है। खासियत इसकी क्या है? अंतरा कोशिकीय स्थान, उपस्थित। इसके अलावा दूसरा, विभाजन की अपार क्षमता, अपार क्षमता। तीसरा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी होता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मृदु ऊतक भोजन संग्रह कार्य के रूप में अब देखते हैं इसके कार्य क्या है। भोजन संग्रह
अब भोजन संग्रह के रूप में अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार से भोजन संग्रह होता है। जैसे तैली या दलहनी पौधों में प्रोटीन के रूप में भोजन का संग्रह दालों के साथ होता है। इसी प्रकार से कुछ पौधों में प्रोटीन, विटामिन या कुछ अन्य वसा के रूप में भोजन का संग्रह या कोशिकाएं या ऊतक करती हैं, यानी वसा, प्रोटीन, स्टार्च आदि के रूप में भोजन संग्रह करती हैं। भोजन संग्रह, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरे ऊतक के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्थूलकोण ऊतक। स्थूलकोण ऊतक क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, यह देख लेते हैं हम। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक की। तो बच्चों, मृदु ऊतक के ही विकसित होने पर वह कन्वर्ट हो जाता है स्थूलकोण ऊतक के रूप में, यानी कोलेनकाइमा के रूप में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह जो है इससे थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि यह नवद्रव्य कोशिका होती है, यानी नवीन कोशिका होती है। इस वजह से लगातार विभाजन के फलस्वरूप जो आगे की कोशिकाएं बनती हैं वह विकसित होकर स्थूलकोण के रूप में रूपांतरित होती चली जाती हैं। अब स्थूलकोण की ऊतक की संरचना किस प्रकार से होती है, बच्चों? इसके कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन की परत जमा हो जाती है। यह कोनों पर जो है सेलुलोज और पेक्टिन की परत जमा होने से यह थोड़ी कठोर हो जाती है, लेकिन तन्यतापूर्ण रहती है, ठीक है। इस प्रकार से खासियत अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं होता है, यानी जैसा कि मृदु ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान दो कोशिकाओं के बीच में स्थान था, यहाँ किसी भी कोशिका के बीच में कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से यह जो है लिग्निन की परत यहाँ जमा होती है, ठीक है। इसको सेल्यूलोज प्लस लिग्निन
है। अब इसके कार्य क्या है बच्चों? स्थूल कोण ऊतक जो है वह कोशिकाओं के अंतर्गत बच्चों, कोशिका यानी पौधे के भाग को लचीला प्रदान करता है और उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। यानी यह कोशिका का जो संगठन है, यानी यह जो ऊतक है, वह किसी पौधे के तने भाग में उसको लचीला बनाने के लिए, बिल्कुल लचीला और सीधा खड़ा रहने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इसका कार्य पौधे को लचीला व सीधा खड़ा रखने में मदद। दूसरा, चूँकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण भी इसमें अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण, चूँकि यह विकसित हो जाता है, मृदु ऊतक से ज़्यादा विकसित यह है, इस वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक। ठीक है, कोनों पर जो है सेलुलोज व लिग्निन की परत जमा होती है। ठीक है, सॉरी, सेलुलोज व पैक्टीन की परत होती है बच्चों। पैक्टीन की परत जमा होने के कारण यह तन्यतापूर्ण हो जाता है, यानी लचीला होता है और एक निश्चित शेप में, हेक्सागोनल शेप के अंतर्गत बच्चों यह आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं हम दृढ़ ऊतक की। ठीक है, तो दृढ़ ऊतक क्या होता है बच्चों? दृढ़ ऊतक इसी का अगला विकसित हुआ भाग रहता है, बशर्ते फर्क सिर्फ इतना है कि जो कोनों पर लिग्निन की परत जमा होती है, यह लिग्निन की परत आगे, सॉरी, कोनों पर सेलुलोज प्लस पैक्टीन की परत जमा होने की जगह लिग्निन की परत और ज़्यादा जमा होने के कारण यह लिग्निन की परत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है यह और ठोस हो जाती है। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। इसकी दीवारें दृढ़ ऊतक की बात हो रही है यहाँ, लिग्निन की परत। ठीक है, दृढ़ ऊतक के लिए है लिग्निन की परत जमा हो जाती है। इसके अलावा बच्चों यह पूरी तरह से मृत कोशिका होती है। ठीक है, और मृत कोशिका के अतिरिक्त यह पौधे को दृढ़वत खड़ा रखने तथा काष्ठी प्रवृत्ति का होता है। दृढ़ ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं के रूप में विभाजित है, जिसमें दृढ़ ऊतक रेसे और दृढ़ ऊतक कोसा होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम दृढ़ ऊतक के और सारे प्रकारों के साथ और भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।